तक की क्लास हम लोग सीख चुके हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या चेंजेस हम लोग को केमिस्ट्री लैब में देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग कह रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन को टेम्परेचर के हिसाब से दो पार्ट में बांटा गया है। अगर हम टेम्परेचर का लिहाज करें या टेम्परेचर को ध्यान में रखें कि टेम्परेचर देना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है या हीट रिलीज हो रहा है, अगर हम इसको दिमाग में रखें तो इस लिहाज से केमिकल रिएक्शन दो तरह का होता है। हम लोग ये पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। ये होता था इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है वो फिर से आज हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल के रूप में लेके चलते हैं, जैसे सोडियम यानी Na+O2 क्या देगा। आप अब रिएक्शन बखूबी बनाना जानते हैं, तो सोडियम और O2 देगा Na2O। इसका नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। सवाल ये उठा कि सोडियम आखिर रिएक्शन क्यों किया, सोडियम रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, उसका वजह क्या था, या ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, उसका वजह क्या था। तो उसका वजह था स्टेबिलिटी। हम लोग ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण अपने आप में सोडियम भी अनस्टेबल है और अपने आप में ऑक्सीजन भी अनस्टेबल है। तो ये आपस में रिएक्शन इसलिए कर रहा है ताकि ये स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सके। अब स्टेबिलिटी प्राप्त कैसे होगा वो समझिए। क्लास में कौन सा बच्चा शांत रहेगा, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है या जिसके पास एनर्जी कम है। जिसके पास, जाहिर सी बात है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो कभी शांत नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ शरारत करते रहेगा, कभी शांत से नहीं बैठेगा। और ऐसा जिसके पास एनर्जी कम है वो शांत से बैठा हुआ रहेगा। यानी हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी यानी शांति। अब स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए एनर्जी को अपने अंदर से निकालना होता है। यानी कि सोडियम और ऑक्सीजन दोनों ही स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए Na2O बनाया। वो स्टेबिलिटी को प्राप्त कैसे किया होगा, जाहिर सी बात है इसके पास जो एनर्जी होगा उसके कारण ये स्टेबल नहीं था, वो एनर्जी इसको रिलीज करना है ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो कुछ ना कुछ सोडियम अपने अंदर से एनर्जी रिलीज किया होगा और कुछ ना कुछ ऑक्सीजन अपने अंदर से एनर्जी रिलीज किया होगा, तब जाकर के Na2O बना। यानी कि जब कोई रिएक्शन में आपस में कंबाइन करके कुछ बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। जाहिर सी बात इसके पास एनर्जी कम है इन दोनों के मुकाबले, इसलिए ये स्टेबल है। जैसे शांत बच्चा शांत इसलिए था क्योंकि उसके पास एनर्जी कम थी। तो ये स्टेबल ये इसलिए है क्योंकि इसके पास एनर्जी इन दोनों के मुकाबले कम। अब यानी इसके अंदर से कुछ एनर्जी निकला होगा और इसके अंदर से कुछ एनर्जी निकला होगा, तब जाके ये ऐसा बना। यानी ये रिएक्शन होने के दौरान इसके साथ साथ एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज किया होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, जो भी है, एनर्जी निकला होगा। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो यानी निकल जाए, मतलब प्रोडक्ट के रूप में एनर्जी आपको अगर मिल रहा हो, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी ये कहलाया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर कोई सोच ले कि नहीं Na2O हमको फिर से तोड़ना है, ठीक है, Na2O को फिर से तोड़ दे तो क्या होगा। तो Na2O को तोड़ना है तो जाहिर सी बात है जो चीज से बना होगा टूटेगा भी तो फिर वही मिलेगा आगे। तो Na2O को जब हम तोड़ेंगे तो Na2O से मिलेगा Na+O2, फिर से वही मिलेगा। लेकिन ये टूटेगा कैसे, जाहिर सी बात है इसके पास अब एनर्जी कम है और इसको फिर से ऐसा बनना है। तो इसका उपाय ये है कि जितना एनर्जी ये दूसरे को दिया या वातावरण में निकाल के रखा है उतना एनर्जी इसको फिर से वापस दे दिया जाए, तभी अलग होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस करने पे बना। तो जो भी ये एनर्जी लॉस किया अगर फिर से उसको दे दिया जाए तब ये फिर से टूट जाएगा। फिर से वो एनर्जी अगर ये लोग को मिल जाए तो ये लोग टूट जाएगा, फिर से अलग अलग हो जाएगा। यानी हम लोग को यहां से यहां आने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देना पड़ेगा तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ज्यादा दिया जाता है। हालांकि एनर्जी देने का कई तरीका है, हीट भी है, लाइट भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी। अब हमको एनर्जी यहां पर देना पड़ेगा।
अब तो इस रिएक्शन में हम लोग को एनर्जी देना पड़ा, वहीं इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुआ, और ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी देना पड़ता है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन कैसा हो गया, तो ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो टेम्परेचर के लिहाज से रिएक्शन दो तरह का होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व, इवॉल्व मतलब निकलना, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे और एंडोथर्मिक का क्या हो जाएगा डिफिनेशन, एंडोथर्मिक का हो जाएगा द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी देना पड़े उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। The reaction in which energy is given is called endothermic, and the reaction in which energy is evolved is called exothermic. अब आपको दिमाग में रखना है कि जब भी कोई बन रहा होगा तो आप इसको याद भी रख सकते हैं या समझने से भी काम हो जाएगा। जब भी कोई बन रहा होगा तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए बना होगा, तो कुछ एनर्जी ये भी लॉस करेगा, कुछ एनर्जी ये भी लॉस करेगा, एज रिजल्ट यहाँ पर एनर्जी निकलेगा, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो जब भी कोई बन रहा होगा तो उस दौरान एनर्जी निकलता है, यानी वो एक्सोथर्मिक, और जब किसी को तोड़ना पड़ता है तो जो एनर्जी निकाल वापस ला के देना पड़ेगा, यानी तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव यानी और सूचनावर्धक बनाने के लिए, काफी जानकारी वर्धक बनाने के लिए हम लोग 3 बात एक्स्ट्रा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए 3 बात आप डाल सकते हैं। क्या क्या 3 बात है, पहला है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, दूसरा तरीका है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज, तीसरा तरीका है बाय इंडिकेटिंग कंडीशन। इसको हम लोग कैटलिस्ट भी लिखते हैं। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब आप जानते हो सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल रिएक्शन को और भी ज्यादा सूचनावर्धक या इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट अगर आप बता देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। कंपलसरी नहीं है लेकिन बता देना एक अच्छा आदत है, अच्छा आदत अपनाना चाहिए। तो फिजिकल स्टेट अगर हम बताएं किसी का भी तो उससे केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। जैसे अब ये फिजिकल स्टेट क्या हो गया वो देखिए। फिजिकल स्टेट मतलब अगर कोई सॉलिड है तो उसमें किनारे में हम लोग एस लिख देंगे। अगर कोई लिक्विड में पाया जाता है तो किनारे में हम लोग एल लिख देंगे ब्रैकेट में। अगर कोई गैसियस स्टेट में पाया जाता है तो ब्रैकेट में जी लिख देंगे। और अगर कोई पानी डालने के बाद घुलनशील होता है, सॉल्यूशन बनता है, यानी बाय एडिंग वाटर अगर कोई बनता है तो हम लोग वहां पर एक्वस लिख देंगे। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट बता करके भी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CuSO4 प्लस Zn गिव्स। हम बताए थे अगर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा तो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा के खुद बैठ जाएगा। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस C। अब ये हम केमिकल रिएक्शन लिख दिए, यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। लेकिन अगर हमको और इसको सूचनावर्धक यानी इंफॉर्मेटिव बनाना है तो पहला बात हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं फिजिकल स्टेट, मतलब जो जिस हालत में पाया जाता है वो हम इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हालांकि एक पाउडर होता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में हम लोग इस पाउडर को पानी में घोल करके इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉपर सल्फेट ये सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पर बाय एडिंग वाटर यानी कि एक्वस यहाँ पर हम लिख सकते हैं। जिंक सॉलिड में पाया जाता है, यहाँ पर हम S लिख सकते हैं। ZnSO4 भी सॉल्यूशन में पाया जाता है,
यानी एक्वस, यहाँ पर हम इसको भी लिख सकते हैं। और कॉपर जैसा कि आप जानते हैं ये सॉलिड में पाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर एस लिख सकते हैं। तो पहला इंफॉर्मेटिव बनाने का तरीका है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। आगे दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज, या फिर हम इसको टेम्परेचर चेंज भी लिख सकते हैं। आगे मतलब अगर ये इंडोथर्मिक है तो इंडोथर्मिक के रूप में दिखा देंगे, और एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक के रूप में दिखा देंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। पिछले क्लास में हम लोग एक रिएक्शन देखे थे, क्विक लाइन का फॉर्मूला होता था CaO। तो बाजार से गए क्विक लाइन खरीदे, यानी CaO लेकर के चले हैं, इसको पानी में डाले H2O गिव्स, ये देता था CaOH होल 2। आगे प्लस आप H2O लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। आगे तो ये था क्विक लाइन। आगे ये है वाटर, और इस पर आता है, और ये है क्या, इसको हम लोग लाइन वाटर कहते हैं। अभी ये रिएक्शन इनफॉर्मेटिव उतना नहीं है, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करना चाहिए। अभी हम लोग बैलेंसिंग पर फोकस ना करके इनफॉर्मेटिव इसको बनाने पर फोकस करते हैं। तो पहला इनफॉर्मेटिव है सबका फिजिकल स्टेट बताते हैं। तो फिजिकल स्टेट, इसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, ये कैसा है, तो ये था सॉलिड, H2O आप जानते हैं, लिक्विड एक्वस यहाँ पर नहीं लिख सकते हम इसको, और CaOH, ठीक है, ये चूना पानी है, आप इसको एक्वस लिख सकते हैं। आगे तो ये एक तरीका हो गया पहला, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका था बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज या टेम्परेचर चेंज। अब इस रिएक्शन के दौरान हम लोग देखे थे, जब हम लोग चूना को पानी में फूलने के लिए डालते हैं तो काफी ज्यादा हीट रिलीज होता है। तो इसमें काफी ज्यादा हीट रिलीज होता है, तो उसको भी अगर इसमें दिखा देंगे तो ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। यानी इतना बात लिखने के अलावा अगर हम इसमें प्लस हीट कर दें, जो कि ये दर्शाएगा कि ये किस तरह का रिएक्शन है, तो ये हीट निकल रहा है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। आगे तो ये इंफॉर्मेटिव ज्यादा बन सकता है। तो दूसरा तरीका था, पहला तरीका इसमें था बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, और दूसरा तरीका भी हम लोग इसमें शामिल कर दिए बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। जो एक्सोथर्मिक रहेगा वो एक्सोथर्मिक, जो एंडोथर्मिक रहेगा वो एंडोथर्मिक। चलिए एक और देखते हैं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में लाइमस्टोन का भी जिक्र किए थे। लाइमस्टोन का फॉर्मूला था कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। आगे CaCO3 को हीट करेंगे, जाहिर सी बात इसको हम तोड़ना चाह रहे हैं, तो ये बना होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करके बना होगा। हम इसको तोड़ना चाह रहे हैं, तोड़ने के लिए तो हमको इसमें एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ पर हमको हीट एनर्जी देना है। जहां कहीं भी हमको हीट एनर्जी देना होता है तो हम यहाँ पर हीट लिख सकते हैं, एक तरीका ये है, या तो दूसरा तरीका है यहाँ पर हम ऐसा सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी सिंबल हीट को ही दर्शाता है, ठीक है। ये सिंबल का नाम है डेल्टा सिंबल, और ये हीट को ही दर्शाता है कि हम इसको हीट कर रहे हैं। आगे कई बार नीचे टेम्परेचर भी लिख दिया जाता है कि कितना डिग्री सेल्सियस पर हम इसको हीट कर रहे हैं, या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो CaCO3 को हमको तोड़ना है, तो जाहिर सी बात है हीट करना पड़ेगा। तो हीट करेंगे तो क्या क्या चीज मिलेगा, वो एक चीज आप दिमाग में बैठाइए, जब कभी भी ये साइड CO3 होगा तो वो साइड पक्का CO2 होगा, और ये साइड CO2 होगा तो वो साइड पक्का CO3 होगा। फिर से, अगर ये साइड CO3 तो वो साइड CO2, अगर इस साइड CO2 तो उस साइड पक्का CO3। आगे तो इस साइड CO3 तो उस साइड पक्का एक्ट हो गया कंपाउंड CO2। आगे इसमें C और O2 चला गया तो क्या बचा, तो C और O2 चला गया तो बच गया हमारे पास कैल्शियम, और O2 गया है तो एक वो बचा हुआ है यानी कैल्शियम ऑक्साइड।
आगे तो यहाँ पर हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर दिए, हीट चेंज रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये इंफॉर्मेटिव हो गया। फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं सबका। तो फिजिकल स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करें? ये लाइम स्टोन है तो कैसा होगा? सॉलिड, लिक्विड की गैस, तो ये होगा सॉलिड। आगे CaO कैसा होगा? तो CaO होगा सॉलिड, पाउडर के रूप में होता है। आगे और CO2 कैसा होगा? तो ये होगा गैस। ठीक है, तीसरा पर आते हैं हम लोग। तीसरा है बाय इंडिकेटिंग कंडीशन। कंडीशन में भी खास करके कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है वो समझिए। आप कई बार ज्यादा होमवर्क आपको स्कूल से मिल जाया करता हो, कई बार होमवर्क ज्यादा होने के कारण हम लोग को बनाने में समय ज्यादा लगता था। कभी कभार समय ज्यादा लगने का कारण ये भी होता था कि हम लोग थोड़ा सा टाइम इधर उधर का बात सुनने में दे दिए, या फिर थोड़ा सा दिमाग टीवी पर है, ऐसा अक्सर हो जाया करता था। अब अगर वहां पर जब आप ये होमवर्क बना रहे हो, आपके पापा वहीं पर बैठे हो जहां पर आप होमवर्क बना रहे हो, तो जहां पर पापा बैठे होंगे उस समय होमवर्क जल्दी जल्दी बन जाएगा। जहां 1 घंटा समय लगना था, हो सकता है आधा घंटा में वो होमवर्क बना करके आप चले आगे। ऐसा क्या हुआ? पापा के बैठे होने के कारण, आप पापा के प्रेजेंस होने से, पापा के वहां उपस्थित होने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, यानी इंक्रीज हो गया। कैटलिस्ट भी उसी तरह का होता है, यानी कैटलिस्ट वो सबस्टांस होता है जो कि रिएक्शन का स्पीड को इंक्रीज कर दे। पापा के वहां पर उपस्थित होने से आपका स्पीड बढ़ गया। हालांकि पापा ने आपका मदद नहीं किया उनको बनाने, फिर भी आपका स्पीड बढ़ गया। कैटलिस्ट भी वही होता है। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देना। यानी कैटलिस्ट क्या हो गया? तो कैटलिस्ट एक कोई भी सबस्टांस होता है, कैटलिस्ट इज अ सबस्टांस which increase the rate of reaction, या फिर हम कह सकते हैं speed of reaction. Catalyst is a substance which increase the rate of reaction without participating in the reaction. बिना रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट किए, जिस तरह से पापा आपके मदद नहीं कर रहे थे उनको बनाने में, सिर्फ वो बैठे रहते, वो पार्टिसिपेट नहीं किए। कैटलिस्ट भी वही होता है, यानी ये बिना पार्टिसिपेट किए रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देगा। जैसे कि एग्जांपल के रूप में समझते हैं कैटलिस्ट का एग्जांपल। आपको अमोनिया बनाने का प्रोसेस शायद पता हो, ठीक है? अमोनिया यानी NH3 कैसे बनता था? तो N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अमोनिया बनाने का प्रोसेस को हम लोग हैबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अमोनिया हैबर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था, इसलिए अमोनिया बनाने का प्रोसेस को हम लोग हैबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। लेकिन जब कभी हम ऐसे अमोनिया बनाया करते हैं, यानी N2 प्लस H2 गिव्स NH3, तो ऐसे अमोनिया बनने में हो सकता है काफी ज्यादा समय लग जाए। ये समय हो सकता है 1 से 2 दिन का लग जाए। आगे अब हमको क्या करना होता है? जैसे आपका होमवर्क जल्दी जल्दी कब बनने लगता था? जब आपके पापा वहां पर बैठे हुए रहते थे। तो इसका भी हमको रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाना है। तो रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक खास सबस्टांस का यूज किया जाता है कैटलिस्ट के रूप में, जिसका नाम है आयरन। कैटलिस्ट को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। आगे तो N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया तुरंत कब बन जाएगा? जब आप यहाँ पर आयरन को कैटलिस्ट के रूप में यूज करेंगे। हाँ, याद रहे कि यहाँ पर सिर्फ आयरन ही यूज होगा तो ही ये रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाएगा। कोई दूसरा सबस्टांस आप रखेंगे तो वो रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाएगा नहीं। तो कैटलिस्ट वो सबस्टांस होता है जो कि रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाता है बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए। अब इसमें हम लोग तीनों बात रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीनों बात कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पहला था बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, सबका फिजिकल स्टेट बता देते हैं। आगे तो इसका है गैस, ये भी गैस के रूप में पाया जाता है। और था टेम्परेचर चेंज, हम लोग हीट चेंज दिखा सकते हैं। तो हीट चेंज कैसे दिखाएंगे बताइए? यहाँ पर हीट हमको देना होगा कि हीट रिलीज हो रहा होगा, जाहिर सी बात ये लोग स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए बनाया होगा, तो यहाँ पर हीट रिलीज हुआ होगा, यानी हम यहाँ पर एक्स्ट्रा में हीट यहाँ पर ऐसे दिखा सकते। ठीक है, आगे तो ये 3 तरीके से ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। आप यहाँ पर कैटलिस्ट दिखा सकते हैं, आप फिजिकल स्टेट दिखा सकते हैं, और आप टेम्परेचर चेंज भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है आगे। तो केमिकल रिएक्शन 5 तरह का होता है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको थोड़ा सा अलग छाट रहे हैं पांचवा को। पांचवा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिएक्शन क्यों अलग छाट रहे हैं आगे क्लास में देखेंगे। तो रिएक्शन 5 तरह का होता है, फिलहाल आप 4 तरह का ही समझिए। रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आज हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहेंगे। ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सबस्टांस मिलकर के एक सिंगल सबस्टांस बनाता है, ठीक है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा दिखेगा आपको। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखेगा हम लोग को A + B गिव्स C। यहाँ पर जितना रहे 3 चीज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल सबस्टांस ही मिलना चाहिए। आगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया द रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single substance is called combination reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सबस्टांस मिलकर के एक सिंगल सबस्टांस बनाता है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जैसे हम कॉम्बिनेशन का। जैसे एग्जांपल हो गया, कई सारे लोग पढ़े H2 + O2। आप बना सकते हैं यहाँ पर H2 + O2 क्या बनाएगा, आप रफ भी कर सकते थे। इसका वैलेंसी होता था 2 और इसका वैलेंसी होता था 1। 2 चला गया इसके पास, 1 चला गया इसके पास, H2। आप सबको बैलेंस करते चलिएगा। आगे और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे Mg + O2 क्या बनाएगा, रफ कर लेते हैं। तो Mg और O, मैग्नीशियम का वैलेंसी होता था 2 और ऑक्सीजन का वैलेंसी भी होता था 2। 2 हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो ये बनाएगा Mg2O2। 2 खींच के हटा दें, ये बनाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे आप इसको भी बैलेंस कीजिएगा। और अभी अभी तुरंत अमोनिया बनाने का प्रोसेस पढ़े, वो भी कॉम्बिनेशन में ही आएगा, यानी H2 + N2 गिव्स NH3 अमोनिया। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल हो गया। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखें।